हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम मॉक टेस्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं। 3 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी थी और ये चौथी वीडियो है। तो पहले की वीडियोस नहीं देखी आपने तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको डेली मिलती रहे। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है, इसमें क्या है कि हमें सम्मिलित करना है। एक तरफ दे रखा है हमें शिक्षण का स्तर और दूसरी तरफ है मुख्य प्रस्तावक, ठीक है, जिन्होंने शिक्षण के स्तर को बताया है। तो स्मृति स्तर का जो विचार है वो दिया था हर्बर्ट ने, और ग्रहण शक्ति स्तर का जो विचार है ये मॉरिसन के द्वारा दिया गया था, और विचारशील स्तर जो है शिक्षण का वो दिया गया था हंट के द्वारा। तो स्मृति स्तर में होता यह है कि हम किसी भी विषय को सिर्फ स्मरण करने पर जो है बल देते हैं, ठीक है, सिर्फ रटने पर बल देते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्मरण स्तर या स्मृति स्तर, ठीक है। और दूसरा है ग्रहण शक्ति स्तर। इसमें क्या होता है, हम किसी भी विषय को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, तब उसका जो है स्मरण करते हैं। जबकि विचारशील स्तर जो होता है ये चिंतन से संबंधित होता है। इसमें हम किसी भी विषय पर सिर्फ चिंतन करते हैं। तो इसके सामने जो प्रस्तावक दे रखे हैं यही इसके सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहले का पहला, दूसरे का दूसरा और तीसरे का तीसरा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है? ठीक है, सही क्रम हमें बताना है इसमें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले होता है स्मृति स्तर, फिर बोध स्तर और फिर चिंतनशील स्तर, ठीक है। तो मैं बता दूं, स्मृति स्तर की जो विचारधारा है या कहें कि जो विचार दिया गया है स्मृति स्तर पर वो दिया गया है हर्बर्ट के द्वारा, और दूसरा बोध स्तर मॉरिसन के द्वारा दिया गया है, और जो चिंतनशील स्तर है शिक्षण का ये दिया गया है हंट के द्वारा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर है? ठीक है ना, स्वतंत्र चर हमसे पूछ रहा है। हमें पता होना चाहिए कि जो स्वतंत्र चर है उसमें कौन आता है, तो उसमें आता है अध्यापक यानी कि शिक्षक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। लेकिन अगर आपसे पूछता स्वतंत्र चर ना होकर के यहाँ पे लिखा होता आश्रित चर, तो आपका आंसर जो है वो अलग हो जाता। आश्रित चर में आ जाते हैं विद्यार्थी या कहें कि शिक्षार्थी, छात्र भी हम कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाता तब इसका आंसर, ठीक है। लेकिन इसका आंसर बी नहीं है, इसका आंसर ए होगा। क्यों? क्योंकि हमसे स्वतंत्र चर की बात पूछ रहा था। और अगर आपसे आश्रित चर के स्थान पर यहाँ पर कुछ और पूछ लेता, जैसे कि हस्तक्षेप चर, ठीक है ना, हस्तक्षेप चर अगर पूछ लेता बताइए, तो हस्तक्षेप चर में आ जाता है पाठ्य पुस्तक, शिक्षण की विधियां और शिक्षण व्यू रचनाएं, ये सब जो है ये आ जाती हैं हस्तक्षेप चर के अंदर, ठीक है। 3 चर होते हैं, याद रखें। पहला होता है स्वतंत्र चर जो कि ये क्वेश्चन ही है, और दूसरा होता है आश्रित चर, और तीसरा होता है हस्तक्षेप चर, ठीक है, हस्तक्षेप चर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रयोग करनी चाहिए? ठीक है, तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। तो एक जो शिक्षक होता है उसे हमेशा विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक जो है विधि का इस्तेमाल हमेशा करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें भी हमें मिलान करना है। एक तरफ हमें दे रखा है शिक्षण सूत्र और दूसरी तरफ दे रखे हैं हमें मुख्य प्रतिपादक, यानी जिन्होंने ये सूत्र दिए हैं। तो संपूर्ण से अंश की ओर, ठीक है ना, ये जो शिक्षण सूत्र है किसके द्वारा दिया गया है? दूसरा है स्वयं अध्ययन और तीसरा है भावना का प्रशिक्षण, ठीक है। तो मैं बता दूं, जो इसके सामने लिखे हुए हैं जैसे कि संपूर्ण से अंश का जो शिक्षण सूत्र है ये दिया गया था गेस्टाल्ट के द्वारा, ठीक है, गेस्टाल्ट के द्वारा। और दूसरा है स्वयं अध्ययन, स्वयं अध्ययन का प्रतिपादन जो है वो किया था डॉल्टन ने। और अगर भावना का प्रशिक्षण की बात करें तो इसका विचार दिया था मॉन्टेसरी ने, ठीक है, फ्रोएबल और मॉन्टेसरी, ये 2 विचारक थे, ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा और तीसरे का। ओके,
अब जो क्वेश्चन है वो रिसर्च के क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हैं अब तक जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए वो सारे के सारे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो अब जो है ये रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है इसमें, सर्वेक्षण अनुसंधान के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों को किस निश्चित क्रम में लिया जाता है, ठीक है। तो हमें इसका बताना है आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जब भी हम सर्वेक्षण करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम करते हैं नमूने का चयन, फिर उसके बाद किया जाता है तथ्यों का संग्रह, फिर हम उन तथ्यों का विश्लेषण करते हैं और फिर हम निष्कर्ष निकालते हैं। तो पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। जब मैंने रिसर्च पे वीडियो बनाया था तब मैंने जो है ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके ऑलरेडी बताया था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको डेली मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शोध समस्या किन परिस्थितियों में संभव है। एक शोध समस्या जो है वो किन परिस्थितियों में संभव होती है। तो जो शोध है उसके लिए जो परिस्थिति चाहिए जैसे कि उपयोगिता और प्रासंगिकता हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। कोई खोज करनी हो तो भी अनुसंधान किया जाता है, ज्ञान के लिए कुछ नया जोड़ना हो तो भी अनुसंधान किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी परिस्थितियां जो हैं वो एक शोध के लिए जो है जरूरी होती हैं। नेक्स्ट है, अनुसंधान की दिशा में पहला कदम कौन सा होता है, ठीक है। अनुसंधान की दिशा में पहला कदम कौन सा होता है। ज़्यादातर लोग अब इसमें ऑप्शन ए टिक करेंगे कि एक समस्या का चयन करना। नहीं, सबसे पहले इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एक समस्या का पता लगाना इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है ना, सत्य है हमें बताना है इसमें। तो देख लेते हैं, अनुसंधान में उद्देश्यों को प्रश्न के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है, ये गलत है। अनुसंधान में उद्देश्यों को कथन के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है, ये सही है। शोध के उद्देश्य शोध निबंध के पहले अध्ययन में वर्णित होता है, ये गलत है। और डी भी इसका गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में उपकल्पना का वर्णन नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखें, निम्नलिखित में से किस में उपकल्पना का वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामान्य परिभाषित शब्दों में, ठीक है। सामान्य जो शब्द परिभाषित रहते हैं उनमें उपकल्पना का वर्णन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है हमें बताना है, ठीक है, सही बताना है। अनुसंधान के उद्देश्यों को शोध के पहले अध्याय में वर्णित किया जाता है, ठीक है। शोधकर्ता में विश्लेषणात्मक क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। परिवर्तनशील समस्या का स्रोत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो हैं हायर एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है ना। 5 से 6 क्वेश्चन इसमें भी होंगे आपके लिए। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दें। ओके, क्वेश्चन ये है कि भारत में शिक्षा के तृतीय स्तर का मुख्य प्रबंधक निकाय कौन सा है, कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे हम कहते हैं यूजीसी, यूजीसी, यूजीसी। तो यूजीसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद होनी चाहिए कि ये जो है एक स्टैचुरी बॉडी है, ठीक है, स्टैचुरी बॉडी है। और इसकी जो स्थापना है, ठीक है, वो की गई थी 1956 में, 1956 में। और इसका जो हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर जो है इसका वो है न्यू दिल्ली में।
और इसकी जो रीजनल ऑफिस हैं वो 7 हैं। कहाँ कहाँ हैं आपको याद होना चाहिए। पहला पूना में है, दूसरा हैदराबाद में है, ठीक है, और तीसरा बेंगलुरु में है, गुवाहाटी में भी एक है, भोपाल में है, दिल्ली में है और कोलकाता में है, ठीक है। तो ये 7 रीजनल ऑफिस जो हैं जो यूजीसी के हैं यहाँ पर। और उसके बाद एनसीईआरटी के बारे में भी आपको कुछ पॉइंट्स यहीं पे बता देता हूँ मैं आपको, एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी के बारे में अगर हम बात करें तो इसका पूरा नाम हो जाता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग, ठीक है। ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना है, इस्टेब्लिशमेंट है, वो की गई थी 1 सितंबर 1961 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो भी दिल्ली में ही है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर भी जो है दिल्ली में है। ओके, नेक्स्ट है निम्न में से तृतीय शिक्षा के कौन से अवयव हैं। अवयव यहाँ पर पूछ रहा है, अवयव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उच्च शिक्षा का नियामक है। नियामक हमसे पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी सही आ जाएगा। यूजीसी जो है वो उच्च शिक्षा का नियामक होता है, ठीक है। ओके, चलिए अच्छा, यूजीसी के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा मैं एनसीईआरटी के बारे में मैंने बता दिया, तो सीबीएसई के बारे में जान लेते हैं अब थोड़ा सा, क्योंकि सीबीएसई से भी जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो सीबीएसई की जो स्थापना है वो हुई थी 3 नवंबर 1962 में, 1962 में, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी नई दिल्ली में है, सीबीएसई का हेडक्वार्टर, ठीक है। और इसके रीजनल ऑफिस भी कई सारे हैं, खैर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे रहने देते हैं। डेट आप याद रखें कि सीबीएसई की जो स्थापना है वो कब की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने शिक्षा के 4 स्तंभों की अवधारणा दी थी। तो ये दिया था एनसीईआरटी ने, सॉरी एनसीईआरटी में बोल रहा हूँ, यूनेस्को ने दी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संस्था का उद्देश्य उच्चतर शिक्षा में विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि करना है। तो ये है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य यही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सक्रिय विश्वविद्यालय की अवधारणा को प्रतिपादित करती है। तो ये करती है यूनेस्को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ओके, सो ये तो था हमारा वीडियो जिसमें हमने लगभग 18 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इसमें, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे, रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे और हायर एजुकेशन के क्वेश्चंस थे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, फिर मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।